द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। हमने अभी देखा कि जो बंगाल के नवाब थे और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था बढ़ता ही जा रहा था। तो फाइनली कल्मिनेट होता है किसी में इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो हुआ क्या, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो बंगाल के नवाब होते हैं कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है। और अलीवर्दी खान के पहले बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान होते हैं और 1756 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद सिराजुद्दौला जो है कि बंगाल के नवाब बनते हैं। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर। जैसा कि हमने देखा गया था, तीन के तीनों लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो कंपनी को सिराजुद्दौला के पावर से बहुत ज्यादा भय था। एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब कि विशेष अधिकार, कंसेशन यानी कि छूट, कीन मतलब कि चाहती थी। पपेट, पपेट का मतलब क्या होता है? लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स। लिटरली एक टॉय होता है जिसको आप स्ट्रिंग के सहारे जो है इधर उधर नचा सकते हो। द टर्म इज यूज डिसअप्रूविंगली टू रिफर टू अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। डिसअप्रूविंगली मतलब निंदापूर्वक। नॉर्मली अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे के इशारे पे काम कर रहा है तो उसी उसके लिए टर्म यूज होता है। ठीक है। तो कंपनी को सिराजुद्दौला के पावर से बहुत ज्यादा भय था, इसलिए वह एक ऐसा पपेट रूलर चाहती थी जो अपनी इच्छा पूर्वक ट्रेड कंसेशन दे दे और अदर प्रिविलेजेस जो है कि कंपनी के ऑफिसर्स को प्रोवाइड कर दे। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब। राइवल मतलब विरोधी। तो कंपनी ने ट्राई किया कि सिराजुद्दौला के किसी एक राइवल का, किसी एक विरोधी का मदद करके उसको नवाब बना दिया जाए। यानी कि कंपनी ने सोचा जो सिराजुद्दौला है उसका कोई विरोधी होगा, उस विरोधी का हम मदद करते हैं, इससे युद्ध करते हैं और सिराजुद्दौला को हराकर उसको मारकर जो यहाँ का नवाब होगा बंगाल का, उस राइवल को बना देंगे। बट वो कंपनी असफल रही, ऐसा कर नहीं पाई। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। तो इससे क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला एकदम आग बबूले हो गए। इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। तो एकदम सिराजुद्दौला जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कंपनी को बोलते हैं टू स्टॉप मेडलिंग। स्टॉप मेडलिंग, मेडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर करना है, हस्तक्षेप करना, दखल करना। डोमिनियन मतलब कि राज। तो सिराजुद्दौला एकदम क्रोध में आकर कंपनी को बोलते हैं कि तुम जो है कि हमारे हमारे राज्य का जो पॉलिटिकल अफेयर है उसमें इंटरफेयर करना बंद करो और स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो तुम्हारा सेटलमेंट है उसके उसका जो फोर्टिफिकेशन करा रहे हो उसको भी बंद करो और रेवेन्यू को अच्छे से पे करो। आफ्टर नेगोशिएशन फेल, जब दोनों में नेगोशिएशन फेल हो, नेगोशिएशन यानी वार्तालाप। वार्तालाप द सेंस कि कंपनी चाहती थी उसको ट्रेड कंसेशन मिले, बट नवाब थे वो नहीं दे रहे थे। तो न नवाब पीछे हट रहे थे, ना कंपनी पीछे हट रही थी। तो नेगोशिएशन नहीं बैठता दोनों में, दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं हटते। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blocked English ship। blocked English ship यानी इंग्लिश शिप को रोक देना। डिसआर्म मतलब कि हथियार छीन लेना। ठीक है। जब नेगोशिएशन फेल होता है तो नवाब क्या करते हैं, 30,000 सोल्जर्स लेते हैं और वो मार्च कर देते हैं कहाँ पे? कासिम बाजार में, जहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्री थी। ठीक है। कंपनी की जहाँ पे फैक्ट्री थी वहां पे वे क्या करते हैं, हमला बोल देते हैं और वहां के जो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं और जो वेयर हाउस था, जो गोदाम था, उसको लॉक कर देते हैं और जितने भी इंग्लिश मैन के पास यानी कि उनके पास जो हथियार था उसको भी छीन लेते हैं और उनकी शिप को भी क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। तो उसके बाद वे कलकत्ता की साइड मार्च करते हैं ताकि जो कंपनी का फोर्ट वहां पे है उस पे भी कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया जाए। On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval force। कमांड यानी कि नेतृत्व, रेनफोर्स मतलब कि बल मिलना। जब कंपनी के ऑफिसर जो मद्रास में बैठे हुए थे, जब उनको पता चला कि कलकत्ता जो है हमारे हाथ से निकल गया है, उनको ये न्यूज जब पता चली, उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फोर्सेस भेजा, रेनफोर्स बाय नवल फ्लीट। ये जो फोर्सेस थी, रॉबर्ट क्लाइव जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको जो है नवल फ्लीट का भी मदद मिल रहा था। नवल फ्लीट यानी कि समुद्री बेड़े। ठीक है। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। तो नवाब के साथ एक बहुत लंबा नेगोशिएशन चलता है। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो फाइनली 1757 में क्या होता है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ जो रॉबर्ट क्लाइव था वो आर्मी को क्या करता है, आर्मी को लीड करता है या आर्मी का नेतृत्व करता है प्लासी में। ठीक है। वन ऑफ द वहां पे इनकी हार हो जाती है। वन ऑफ द मेन किसकी? सिराजुद्दौला की। वन ऑफ द मेन रीजन
for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulah's commanders, never fought the battle. तो वहां पे दोस्तों सिराजुद्दौला के हारने का मुख्य कारणों में से एक कारण यह था क्या कि जो उसका एक नवाब का जो एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर, उसने युद्ध में यानी कि युद्ध में उसने युद्ध को लड़ा ही नहीं, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। क्यों? कि क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। क्रशिंग मतलब कुचलना, मारना। क्योंकि क्लाइव ने उसको अपनी साइड मिला लिया था। क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको वह सफल हो गया था कि उसने क्या किया था कि मीर जाफर को अपने अपनी साइड मिला लिया। उसने बोला कि सिराजुद्दौला को कुचलने के बाद, उसको मारने के बाद हम जो है तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। भाई वो कमांडर था, कमांडर से नवाब बनना किसको पसंद नहीं होगा, इसलिए वो क्या करता है, मिल जाता है। बट यहाँ पे तो कंपनी की चाल थी, क्योंकि कंपनी को ट्रेड कंसेशन चाहिए था। आगे क्या होता है, आगे की स्टोरी देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी ऑन इंडिया। अब बात आती है कि बैटल ऑफ प्लासी इतना फेमस क्यों हुई। वैसे तो उन्होंने जो कंपनी थी बहुत सारे युद्ध, छोटे मोटे युद्ध लड़ी थी। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए फेमस हुई क्योंकि यह कंपनी द्वारा लड़ा गया कोई एक कंपनी द्वारा कोई एक मेजर विक्ट्री थी जो कि इंडिया में जीती गई थी। ठीक है। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असासिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। तो दोस्तों जब प्लासी में युद्ध हार जाते हैं सिराजुद्दौला, तो असासिनेटेड मतलब हत्या कर देना, तो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, मतलब मार दिया जाता है। और उसके बाद नवाब कौन बनता है, मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला के क्या थे, कमांडर थे। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अनविलिंग मतलब कि अनिच्छुक थे। अभी भी, यानी कि अभी भी कंपनी जो है अनिच्छुक थी कि वह जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह ले। यानी कि अभी भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में अनिच्छुक थी, या उनको जरा सा भी दिलचस्प नहीं था। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। प्राइम मतलब मुख्य। तो कंपनी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि वह ट्रेड को एक्सपैंड करे। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स। अगर यह बिना कॉन्क्वेस्ट यानी कि युद्ध, बिना किसी, अगर यह किसी बिना युद्ध के लोकल रूलर्स की मदद से आसानी से हो जा रहा है, हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस देन टेरिटरीज नीड नॉट टेकन ओवर डायरेक्टली। यहाँ पे बोलता है अगर बिना युद्ध लड़े हमको आसानी से लोकल रूलर की मदद से जो ट्रेड है उसका एक्सपेंशन हो जा रहा है, हमको कंसेशन मिल जा रहा है, क्या जरूरत है कि हम जबरन जो है कि डायरेक्टली टेरिटरी को टेक ओवर करें या प्रिविलेजेस ग्रांट करें। Soon the company discovered that this was rather difficult। तो शीघ्र ही कंपनी को यह भी इसका एहसास हो गया कि यह भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? For even the puppet नवाब were not always as helpful as the company wanted them to be। तो कभी कभी क्या होता था, जो पपेट नवाब होते होते थे वे हमेशा हेल्पफुल नहीं होते थे जितना कि कंपनी चाहती थी कि वे उतना हेल्पफुल रहें। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject। सब्जेक्ट मतलब प्रजा, डिग्निटी यानी कि सम्मान, सोवेनिटी यानी कि संप्रभुता, अपीयरेंस मतलब दिखावा करना। आखिर में वे नवाब उतना हेल्पफुल, जो पपेट नवाब होते थे, क्यों नहीं होते थे? क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और सोवेनिटी का दिखावा करना पड़ता था ना। तो अगर उनको इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, अगर उनको अपने सब्जेक्ट से रिस्पेक्ट चाहिए, व्हाट वुड द कंपनी डू। अब कंपनी क्या करती, व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम। तो कंपनी ने उनको डिपोज हटा दिया। डिपोज मतलब हटा देना, उनको पद से हटा दिया। एंड इंस्टॉल मीर जाफर सॉरी मीर कासिम इन हिज प्लेस। उसके बाद उनकी जगह पे मीर कासिम को कर दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, मीर कासिम ने, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कंपनी का डिमांड जो है बढ़ता ही जा रहा था, तो जो बंगाल के नवाब थे वो उनको पे नहीं कर पाते। तो जब मीर कासिम ने भी कंप्लेन किया, यानी कि ट्रेड का एक्सपेंशन नहीं होने दे रहे थे, इनको कंसेशन नहीं दे रहे थे, तो उनको उसमें आनाकानी जब कर रहा था, तो एक युद्ध होता है कहाँ पे, बक्सर में। 1764 में युद्ध लड़ा जाता है कंपनी और मीर कासिम के बीच में। वहां पे मीर कासिम की हार होती है, उसके बाद उनको कंपनी जो है बंगाल से निकाल देती है। एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल, फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। द नवाब हैड टू पे 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expenses। तो हुआ क्या कि अब जो मीर जाफर जब फिर से आए पद पे, यानी कि जब बंगाल का नवाब फिर से मीर जाफर को बनाया गया दोस्तों, तो
मीर जाफर को 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को पे करने थे। यानी मीर जाफर 5 लाख रुपए किसको देते? कंपनी को। ठीक है, 5 लाख रुपए इनको देने थे, बट कंपनी वांटेड मोर मनी। बट इसके बावजूद कंपनी को और पैसे चाहिए थे। क्यों? क्यों? टू फाइनेंस इट्स वार, अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए। एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिमांड है या ट्रेड से रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, और जो इसके अदर एक्सपेंसेस हैं उसको फुलफिल करने के लिए। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब जो है कंपनी को ज्यादा टेरिटरी चाहिए था और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। अब देखो, जब अब मेन स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि ये टेरिटरी को हथियाने के चक्कर में, यानी कि एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, वो होता है 1765। मतलब जब तक मीर जाफर की मृत्यु जब 1765 में होती, जो कंपनी का मूड था वो बिल्कुल बदल गया था, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया था। हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब, जब पपेट नवाब के साथ भी ये अच्छे से काम नहीं कर पाते, इनका तालमेल नहीं बैठता था, फेल हो जाते थे, जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा था। तो क्लाइव डिक्लेयर, जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ, कि हमें खुद अब नवाब बनने की जरूरत है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो फाइनली होता है 1765 में मुगल एम्परर ने बंगाल प्रोविंस का दीवान अपॉइंट करता है किसको? कंपनी को। ठीक है, यानी कंपनी जो है अब बंगाल प्रोविंस का दीवान अपॉइंट हो गई थी 1765 में। किसने किया था? मुगल एम्परर ने। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। अब बात आती है कि दीवानी क्या होता है। तो दीवानी के अब जो रेवेन्यू होगा कहाँ का? बंगाल प्रोविंस का, वो किसके हाथ में जाएगा? वो जाएगा भैया कंपनी के हाथ में। ठीक है, यानी कि दीवानी अलाउ करती है कि कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। जो कंपनी है वह अब बंगाल का वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स है जो, उसको यूज कर सकती है। अब सीधे से मोटे मोटे तौर पे मान लो कि दीवानी का मतलब होता है जो वहां का रेवेन्यू होगा ना, अब वो कंपनी के हाथ में जाएगा। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। इसने कंपनी का एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो कि पहले कंपनी फेस करती थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही इसका कंपनी का जो ट्रेड था वो इंडिया के साथ एक्सपैंड होता ही जा रहा था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। इम्पोर्ट मतलब अगर कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज आ रहा है उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। यानी कि इस कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि सपोज एक कोई प्लेस ए है, कोई प्लेस बी है, समझना इस चीज को। अगर प्लेस ए से कोई चीज प्लेस बी पे आ रहा है, ऐसा बोला जाता है प्लेस ए से यह चीज एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, और बी में ये चीज इम्पोर्ट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि बट इट हैड टू बाय मोर, जो कंपनी को ज्यादातर चीजें इंडिया में खरीदनी पड़ती थी। कैसे? कि वे जो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करते थे उसी के बदले वो चीजें खरीदते थे इंडिया में। क्यों? दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। बिकॉज इस टाइम ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो कि इंडिया में वो सेल कर सके। ठीक है, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बट क्या हुआ कि जो बैटल हुआ प्लासी के युद्ध के बाद जो ब्रिटेन से गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा था वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया। एंड इंटायरली स्टॉप, इंटायरली मतलब पूर्ण तरीके से स्टॉप आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। अजम्पशन मतलब मानना या मिलना। बट यह पूरी तरीके से, यानी कि क्या पूरी तरीके से, जो गोल्ड का आउटफ्लो था वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। कब? जब कंपनी को दीवानी मिल जाती है। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो है कि कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस थे, कंपनी के जो भी खर्चे थे, वे वह कैसे मतलब कि कैसे हो जाता था? जो कंपनी को रेवेन्यू मिलता था, नहीं बंगाल का जो भी रेवेन्यू कंपनी को मिलता था उससे कंपनी के खर्चे आराम से जो है कि हो जाते थे। ठीक है, यानी कि जो अब इससे इंडिया से जो भी रेवेन्यू मिल रहा था उससे अपने खर्चे कंपनी आराम से चला सकती थी। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। अब ये जो रेवेन्यू है ये यूज किया जा सकता था क्या परचेज करने में? कॉटन सिल्क टेक्सटाइल, इंडिया में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल परचेज करने में यूज किया जा सकता था। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो ट्रूप्स हैं उसको मेंटेन करने में किया जा सकता था। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता। और कलकत्ता में कंपनी के जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं और या जो भी ऑफिस बन रही है उसका खर्चा भी इसी से हो जाता था। किससे? जो रेवेन्यू मिलता था। ठीक है, कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब्स। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? आखिर नवाब होने का क्या मतलब है? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर मोर पावर एंड अथॉरिटी। ऑफ कोर्स इसका मतलब है कंपनी ने ज्यादा ज्यादा पावर और अथॉरिटी एक्वायर कर लिया या प्राप्त कर लिया। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, बट इसका कुछ और भी मतलब है।
ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे, यानी उसके जितने भी काम करने वाले थे कंपनी के, उनका एक विजन हो गया था। क्या विजन हुआ था? कि वे नवाब जैसी जिंदगी जीना चाहते थे। उनका एक स्वप्न हो गया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिसर्स। क्या हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हो गया, उसके बाद जो एक्चुअल नवाब बने, कौन बना था? मीर जाफर, जो कि कमांडर था, ठीक है, इसका सिराजुद्दौला का। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो एक्चुअल नवाब बने बंगाल के, मीर जाफर हो गया, मीर कासिम हो गया, तो कंपनी ने उनको फोर्स किया कि तुम जो है कंपनी के ऑफिसर्स को पर्सनल गिफ्ट के रूप में क्या क्या दो? लैंड दो और वास्ट सम ऑफ मनी, यानी बहुत सारा पैसा दो। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। अमास्ट मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, फॉर्च्यून मतलब संपत्ति। तो रॉबर्ट क्लाइव खुद खुद ही इंडिया में उसने बहुत बड़ी संपत्ति जो है जमा की थी। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। तो हुआ क्या? एट द एज ऑफ 18। तो दोस्तों, जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब 18 साल का था वह, तब इंग्लैंड से इंडिया आता है। कहाँ पे? मद्रास में, जो कि जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं। तब उसकी एज क्या थी? 18 साल थी। कब आता है? 1743 में। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, यानी कि 24 साल बाद, 1743 टू 1767, कितना लगभग 24 ईयर, ठीक है, यानी कि 24 साल बाद वह जब इंडिया छोड़ता है 1767 में, हिज इंडियन फॉर्च्यून वाज वर्थ 4,01,102 पाउंड। जो उसका इंडियन फॉर्च्यून था, यानी कि इंडियन जो संपत्ति थी, उसकी कीमत लगभग 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, इंटरेस्टिंगली यानी दिलचस्प बात यह है कि जब उसको अपॉइंट किया गया, क्या अपॉइंट किया गया? बंगाल का गवर्नर जब उसको अपॉइंट किया गया 1764 में, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उससे यह बोला गया कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी करप्शन है उसको हटा दो, रिमूव कर दो। But he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament. But हुआ क्या कि 1772 में उसे खुद खुद ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्रॉस एग्जामिन किया, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट विल, जिसको कि जो इतना वास्ट विल था रॉबर्ट क्लाइव का, इसके बारे में उसको डाउट था कि मतलब कहीं यह भी करप्ट नहीं है पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, एक्विटेड मतलब बरी करना, यद्यपि वो बरी हो जाता है। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। बट 1774 में क्या होता है दोस्तों? वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। आगे क्या होता है? हाउएवर, नॉट ऑल कंपनी ऑफिसर्स सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। बट सारे कंपनी के ऑफिसर्स क्लाइव जैसे सक्सेस नहीं हुए प्रॉपर्टी को बनाने में, संपत्ति को बनाने में। मनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर। बहुत सारे लोग कम ही एज में इंडिया में मर जाते हैं, किसकी वजह से? डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से और वॉर की वजह से, क्योंकि उस टाइम बीमारी भी बहुत ज्यादा फैल रही थी। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। तो इसलिए यह कहना सही नहीं होगा, या कहना उचित नहीं होगा कि सारे के सारे कंपनी के ऑफिसर्स करप्ट थे और डिसऑनेस्ट थे। many of them came from humble background, उनमें से बहुत सारे लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया। बट उनका जो अपर मोस्ट डिजायर था, यानी सबसे बड़ी जो उनकी इच्छा थी, डिजायर यानी कि जो इच्छा थी, वो क्या थी? कि वे इंडिया में इनफ, पर्याप्त कमा सकें, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और ब्रिटेन में जब वे वापस जाएं, यानी कि इनफ इंडिया में इनफ कमाएं और ब्रिटेन में वापस जाकर वे एक कंफर्टेबल लाइफ जिए, ठीक है, आरामदायक जिंदगी। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। फ्लैशी लाइफ मतलब कि एक शानदार जीवन, फ्लॉन्टेड देयर रिचेस मतलब कि शानदार, मतलब होता है ना कि जब पैसे हो जाते हैं लोग शान से एकदम रहते हैं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, ठीक है। यानी दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, यानी जो कि अपना मतलब जिंदा लौट गए, जो वहाँ पे एक हिसाब से मानो बहुत सारे लोग तो मर जाते थे, बट जिसने प्रॉपर्टी बना लिया, अच्छे से यहाँ पे कमा लिया और इंग्लैंड में जाकर भी अच्छा खासा एक शानदार लाइफ जीने लगे। दे वर कॉल्ड नवाब्स, उनको नवाब बोलती थी वहाँ की जो पब्लिक थी। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, जो कि इंडियन वर्ड नवाब है उसका एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। यानी होता है ना कि अभी कुछ हिंदी वर्ड अगर इंग्लिश में इनको बोलो, वे लोग थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ये अंग्रेजों द्वारा बोली जाने वाली एक प्रोनाउंसिएशन थी। नवाब को लोग नवाब बोलते थे, ठीक है। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी। तो उनको किनको? जो लोग इंडिया से अच्छा खासा कमा के ब्रिटेन में जाके अच्छी खासी जिंदगी जीते थे, उनको लोग वहाँ की जो ब्रिटेन की सोसाइटी थी, वहाँ पे उनको एज ए अपस्टार्ट्स, यानी कि अभी नया नया
अमीर बोल दो कि उनको अपस्टार्ट्स और सोशल क्लाइंबर्स के नाम से जाना जाता था। ऐसा बोला जाता था कि बस एक ही रातों रात ये अमीर बन गए। एंड वे रिडिकुल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेस एंड कार्टून्स। रिडिकुल का मतलब होता है कि उपहास करना या हंसी उड़ाना। ठीक है, तो ब्रिटिश सोसाइटी में इनका क्या किया जाता था, इनका मजाक बनाया जाता था, इनका उपहास किया जाता था। एंड मेड फन इन प्लेस एंड कार्टून्स, और नाटकों और कार्टून्स पे इनका मजाक बनाया जाता था। कंपनी रूल एक्सपैंड, यानी कि अब यहाँ से कंपनी का जो रूल है कैसे एक्सपैंड हो रहा है। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, एनालाइज करें मतलब एकदम देखें उसको, एनालाइज करें। सर्टेन की एस्पेक्ट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पहलू इमर्ज होते हैं मतलब उभरते हैं। अगर हम 1757 से 1857 के बीच में कंपनी द्वारा इंडियन स्टेट का एनेक्सेशन के प्रोसेस को एनालाइज करें या एनेक्सेशन की प्रक्रिया को एनालाइज करें, तो कुछ सर्टेन यानी कि कुछ निश्चित हमको की एस्पेक्ट इमर्ज होते हैं। यानी कुछ सर्टेन की एस्पेक्ट क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। दी कंपनी रियरली लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, मतलब रियरली शायद ही कभी जो है कि कभी जो है कंपनी किसी एक अननोन टेरिटरी पर मिलिट्री अटैक, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करती थी, यानी कि डायरेक्ट हमला करती थी, सैनिक कार्रवाई करती थी, मतलब कभी करती ही नहीं थी। इंस्टेड इसके बजाय इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड। इसके बजाय वह क्या करती थी, बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड का इस्तेमाल करती थी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। इसका इन्फ्लुएंस जो है एक्सटेंड करने के लिए, बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, किसी भी इंडियन किंगडम को अनेक्स करने से पहले या उस पर कब्जा करने से पहले ये क्या करती थी, वैरायटी, ये यूज करती थी क्या, वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड। ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर से, जो कि 1764 में हुआ था, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, यानी कि बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में, किसके साथ हुआ था, मीर कासिम के साथ। ठीक है, जिसमें मीर कासिम हारता है और उसको बंगाल से कंपनी निकाल देती है, उसको बंगाल छोड़ना पड़ता है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, कंपनी ने इंडियन स्टेट में एक रेजिडेंट अपॉइंट किया। अब बात आती है रेजिडेंट क्या थे, क्या होते थे। दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये जो रेजिडेंट होते थे ये कंपनी के क्या होते थे, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल या कॉमर्शियल एजेंट होते थे, जिनका काम यह होता था कि ये कंपनी के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट को सर्व करे, यानी कि उसकी रक्षा करे और उसको एक्सटेंड करे, आगे बढ़ाए। या आप बोल सकते हो कि ये जो रेजिडेंट होते थे ये पॉलिटिकल या कॉमर्स, कंपनी के पॉलिटिकल या कॉमर्शियल एजेंट होते थे, जिनका काम यह होता था कि कंपनी के हितों की रक्षा करे और उसको एक्सटेंड करे, उसको बढ़ाए। थ्रू द रेजिडेंट के थ्रू द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या हुआ कि कंपनी ने रेजिडेंट के थ्रू जो इंडियन स्टेट थे उनके इंटरनल अफेयर में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। सक्सेसर टू द थ्रोन यानी कि राजा कौन बनेगा, इस राजगद्दी पे कौन बैठेगा। तो उन्होंने कोशिश किया कि वे डिसाइड करेंगे कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कौन होगा। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है जबरन स्टेट पर क्या करती थी, जो इंडियन स्टेट होते थे उन पर सब्सिडियरी अलायंस लगा देते थे। अब बात आती है सब्सिडियरी अलायंस का क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। तो दोस्तों इस अलायंस के हिसाब से जो इंडियन रूलर थे, अब वे अपना खुद का इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस यानी कि सैनिक नहीं रख सकते थे। यानी कि अगर मान लो कोई एक इंडियन स्टेट था यहाँ पे ए, यहाँ पे कंपनी ने अगर इस पर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया, तो सब्सिडरी अलायंस लगाने के बाद जो ए है, जो पहले अपना सैनिक रखता था, इंडिपेंडेंट सैनिक रहते थे, अब ये सैनिक हटा लिए जाएंगे, कंपनी हटा देगी इसको और क्या करेगी, दे वर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। अब इनकी रक्षा कंपनी खुद करेगी, बट लेकिन हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोर्ट टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। तो बट अब क्या होगा, उस इंडियन स्टेट का जो राजा होगा या जो नवाब होगा उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, किसको, कंपनी को। क्यों, क्योंकि वह सब्सिडरी फोर्स जो है प्रोवाइड कर रही है, या कंपनी जो है कि उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है, इस पर्पज के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर पेमेंट देने में फेल होता है, मतलब पेमेंट नहीं चुका पाता, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनाल्टी। तो उसकी टेरिटरी का हिस्सा या उसकी पूरी टेरिटरी
उसकी पूरी टेरिटरी या उसकी टेरिटरी का कुछ पार्ट जो है पेनाल्टी के रूप में ले ली जाती थी। कौन ले लेता था? कंपनी ले लेती थी। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले वाज गवर्नर जनरल, अब एग्जाम्पल के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ले गवर्नर जनरल था, कब से कब तक? 1798 टू 1805 तक। द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो क्या हुआ कि जब रिचर्ड वेलेस्ले गवर्नर जनरल था, तो अवध के जो नवाब थे, तो वे कंपनी को पेमेंट करने में असफल होते हैं, तो इस वजह से उनकी टेरिटरी का आधा से ज्यादा हिस्सा कंपनी को दे देना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं कंपनी को। कंपनी जो है उनका आधा से ज्यादा हिस्सा ले लेती है। कब? 1801 में। क्योंकि वो पेमेंट जो है सब्सिडियरी फोर्स का पेमेंट नहीं दे पाते। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सेट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। से मतलब होना या कम होना या देना, ठीक है। शेयर मतलब नॉर्मल हो तो देना। तो हैदराबाद भी इसी ग्राउंड पे, यानी कि वो भी पेमेंट नहीं कर पाया। हैदराबाद ने भी, जो वहाँ के नवाब थे, उन्होंने भी पेमेंट नहीं कर पाया, तो जिस वजह से अपनी टेरिटरी उनको किसको देनी पड़ी? कंपनी को देनी पड़ी। जैसे कि फिगर 7 में हम देख सकते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध, जो सिराजुद्दौला क्या थे? अवध के नवाब थे, विद हिज सन एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट, अपने बेटों के साथ। और जो एक यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है क्या? ब्रिटिश रेजिडेंट है, ठीक है। The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sujaduddaulah to give up much of his authority। तो जो ट्रीटी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो ज्यादातर इनकी अथॉरिटी थी, ज्यादातर इनका जो पावर था सुजादुद्दौला का, जो कि बक्सर के नवाब थे, कहाँ के? अवध के, उनकी ज्यादातर अथॉरिटी जो है छीन ली गई थी, ठीक है। देखते हैं कि टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर बोला जाता था। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो हुआ क्या दोस्तों कि रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है, अपनाना या सहारा लेना। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यानी मिलिट्री का मुकाबला। तो हुआ क्या कि कंपनी को जब अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे खतरा दिखाई दिया, तो उसने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक का भी यूज किया, ठीक है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। तो जो सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर है, उसके एग्जाम्पल से ये समझा जा सकता है कि कंपनी जो है कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कैसे करती थी, या कभी की या नहीं। मैसूर had grown instant under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali and his famous son टीपू सुल्तान। तो हैदर अली और उनके फेमस पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप में जो मैसूर था बहुत ही पावरफुल हो गया था। तो हैदर अली ने कब तक रूल किया था? हैदर अली ने 1761 टू 1782। उसके बाद उनके बेटे आते हैं कौन? टीपू सुल्तान। वे रूल करते हैं 1782 टू 1799, ठीक है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कॉस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। जो मालाबार कॉस्ट का प्रॉफिटेबल ट्रेड था, वो मैसूर के कंट्रोल में था। तो मालाबार कॉस्ट पे क्या होता था? वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम, जहाँ पे कंपनी पेपर और कार्डमम जो है कि परचेज करती थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या था? ये था मालाबार कॉस्ट, ठीक है। तो ये किसके कंट्रोल में था? ये डायरेक्टली कंट्रोल में था टीपू सुल्तान के, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। नॉर्मली कोकन कॉस्ट से लेके एक कन्याकुमारी के यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो जो मालाबार कॉस्ट था वो मैसूर के कंट्रोल में आता था, जो कि बहुत ही मालाबार कॉस्ट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से होता था, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ से पेपर और कार्डमम जो है कि परचेज करती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। तो दोस्तों 1785 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने अपने किंगडम के अंडर में आने वाले जितने भी पोर्ट थे, वहां से वह सैंडलवुड पेपर और कार्डमम का जो एक्सपोर्ट था पहले जो हुआ करता था, उस पर रोक लगा देती है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने मतलब रोक लगा दिया। एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और उसने बोला कि लोकल मर्चेंट जो थे, जो लोकल व्यापारी थे, वहाँ के स्थानीय व्यापारी, उनको बोला कि कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करना है। मतलब कंपनी के साथ जो ट्रेड था उसको एकदम रोक दिया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। उसने किसने? टीपू सुल्तान ने एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाया किसके साथ? जो फ्रेंच थे, इंडिया में जो उस टाइम फ्रेंच थे। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और उनकी मदद से अपनी जो आर्मी थी टीपू सुल्तान की, उसको भी मॉडर्नाइज किया। होता क्या है कि हमारे
दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता था। उस टाइम क्या था, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, फ्रेंच भी आए थे, फिर अदर यूरोपियन कंपनीज़ आई थी, फिर यानी कि पोर्चुगीज़ आए थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। ये सारे लोग एक-दूसरे को डुबाने के चक्कर में, यानी एक-दूसरे की शिप डुबा दिया करते थे, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए था। तो उसका फ़ायदा फ्रेंच ने उठाया। वो किससे मिल गई? फ्रेंच जो है साथ दे रही थी टीपू सुल्तान का। ठीक है? जैसे फिगर 9 में यहाँ पे देखते हैं, कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेज। कॉर्नवालिस जो है टीपू सुल्तान के बेटों को एज ए हॉस्टेज रिसीव कर रहे हैं, हॉस्टेज, ठीक है, बंधक बना के। तो फिर आगे आता है कि द कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल। तो बहुत सारे बैटल होते हैं जिसमें कंपनी को हार का सामना करना पड़ता है, किससे? हैदर अली से और टीपू सुल्तान से। बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मराठास एंड the Nizam of Hyderabad and the company, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as hostage। तो हुआ क्या दोस्तों कि कंपनी ने वही कि फूट डालो राज करो वाला यहाँ पे फंडा अपनाया, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उनको टाइगर ऐसे ही नहीं बोला जाता था। तो बहुत कई बैटल कंपनी बहुत ट्राई करती है उनको हराने की, बट कंपनी असफल रहती है। बट 1792 में क्या होता है कि कंबाइंड फोर्सेस अटैक करते हैं। कौन? मराठा भी कंपनी के साथ हो जाते हैं, और जो निजाम हैदराबाद के जो निजाम साहब थे वो भी किसके साथ आ जाते? कंपनी के साथ। इनको नहीं पता था उल्टा ही होने वाला है, यानी कि कंपनी बाद में इनको भी खत्म करेगी। तो जो कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी? कंपनी की, मराठास की और निजाम ऑफ हैदराबाद की, ये सारे के सारे एक साथ टीपू सुल्तान पे अटैक करते हैं। तो उसके बाद टीपू वाज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी, जिसको मजबूरन टीपू को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है विद द ब्रिटिशर्स के साथ, बाय विच टू ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज हॉस्टेज। जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान के दो सन जो है, दो बेटे जो है कि हॉस्टेज के रूप में ब्रिटिश लेके चले गए। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लिंक पेंटिंग्स इन दैट शोड द ट्रिumph ऑफ ब्रिटिश पावर। तो जो ब्रिटिश पेंटर्स थे उनको ऐसे दृश्य बोले या तस्वीर बनाने में ज्यादा अच्छा लगता था जिनमें जो अंग्रेज थे उनकी विजय दिखाई देती थी। ठीक है, आगे क्या होता है? द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाना, क्रोध से भर जाना। तो जब फ्रेंच के साथ टीपू सुल्तान मिल जाते हैं, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लेते हैं, तो ब्रिटिश इससे आग बबूले हो जाते हैं। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या घमंडी, डेंजरस मतलब खतरनाक। तो जो ब्रिटिशर्स थे वे उनको लगा कि जो हैदर हैं और टीपू हैं, जो यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, एरोगेंट है और डेंजरस है, हमारे लिए बहुत ही खतरा है। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, यानी ऐसे रूलर को हमको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, और क्रश करना यानी कि उनको कुचलना बहुत जरूरी है। फोर वॉर्स वर फॉट विद मैसूर। मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े जाते हैं। एक 1767 से 1769 के बीच थे, फिर दूसरा 1780 टू 1784 के बीच में, तीसरा वाला जो लड़ा जाता है वो 1790 टू 92 के बीच में, एंड जो फोर्थ वाला लड़ा जाता है वो 1799 में लड़ा जाता है। ठीक है, 4 युद्ध लड़े जाते हैं किसके? मैसूर के साथ। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। बट जो लास्ट वाला युद्ध लड़ा गया कब? 1799 में जो लड़ा गया, उसमें अल्टीमेटली यानी कि फाइनली किसकी जीत होती है? कंपनी की जीत होती है, जो कि बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम था, यानी कि सेरिंगपट्टम में जो युद्ध लड़ा गया था। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टम। टीपू सुल्तान की वहां पे मारे जाते हैं अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टम को बचाते हुए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयार्स एंड a subsidiary alliance was imposed on the state। तो अब बात आती है कि जो मैसूर था, टीपू सुल्तान तो मारे जा चुके हैं, अब वो किसके हाथ में जाएगा? तो जो जो वहाँ मैसूर था वो किसके हाथ में जाती है? उसकी सत्ता जो है चली जाती है वोडेयार के हाथ में। वोडेयार वहाँ की जो कि पहले की मतलब फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी थी, पहले वोडेयार लोग वहाँ पे राज किया करते थे। तो जो टीपू सुल्तान की हत्या के जब टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं उसके बाद उनको वहाँ पे लगाया जाता है, किसको? वोडेयार को, यानी कि वहाँ की सत्ता जो है मैसूर की वोडेयार को दी जाती है, और एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया जाता है स्टेट पे। ठीक है, और यहाँ पे फिगर 10 में देखें टीपूज टॉय टाइगर। टीपू का ये टीपू द्वारा बनाया गया था। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय। है बहुत एक बड़ा मैकेनिकल टॉय था, मतलब इसमें मैकेनिकल मशीनरी यूज की गई थी। दैट टीपू पोजेस्ड, यानी कि ये जो टॉय था ये किसका था? टीपू का था। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर when its handle was turned the toy tiger rode and the soldier shrieked। यहाँ भी चित्र में आप देखोगे कि एक जो टॉय टाइगर है, यानी जो नकली शेर है, टॉय टाइगर जो है एक यूरोपियन ट्रेडर सोल्जर को क्या किया है? दबोचा है, मार रहा है।
मॉलिंग मतलब दबोचना या मारना। जब इसका हैंडल टर्न किया जाता है तो टॉय टाइगर क्या करता है, इट रोर करता है, दहाड़ मारता है, और जो सोल्जर है वो क्या करता है, वो मतलब चिल्लाता है, आवाज निकालता है। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। अभी के टाइम में जो टॉय टाइगर कहाँ पे रखा गया है, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम ऑन 4 मई 1799। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स थे, वो चुट्टे लोग इसको भी लेके चले गए अपने साथ में, यानी एक टॉय टाइगर को भी नहीं छोड़े, अपने साथ उसको इंग्लैंड लेके जाते हैं 4 मई 1799 को, जब सेरिंगपट्टनम में अपनी कैपिटल को बचाते हुए टीपू सुल्तान जो है शहीद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द लीजेंड ऑफ टीपू। Kings are often surrounded by legend and their powers glorified through folklore। नॉर्मली जो किंग की जो यानी कि राजाओं की जो छवि होती है वो अक्सर किसके हिसाब से बनती है, वो लीजन के हिसाब से यानी जन श्रुतियों से बनती है, और प्रचलित किस्सों में उनकी जो ताकत का बहुत ज्यादा गुण गाया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। हियर इज द लीजन अबाउट टीपू सुल्तान। यहाँ पे एक लीजन टीपू सुल्तान के बारे में, हु बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782, जो कि टीपू सुल्तान हुआ जो कि मैसूर के राजा रूलर बनते हैं कब, 1782 में। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो एक बार जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, विद अ फ्रेंच फ्रेंड, एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ। देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, वहां पे उनका सामना एक टाइगर से होता है फेस टू फेस। हिज गन डिड नॉट वर्क, उनकी जो गन थी वो काम नहीं करती, एंड हिज डैगर फिल टू द ग्राउंड, उसका जो डैगर था वो ग्राउंड पे गिर जाता है। ही बैटल विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल ही मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द डैगर। और वे उसी जो शेर था उसके साथ तब तक बैटल करते रहे, जो टाइगर था उसके साथ तब तक बैटल करते रहे, जब तक कि वे फिर से ग्राउंड से डैगर को उठा लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। फाइनली ही वाज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल, और फाइनली बैटल में वे समर्थ होते हैं कि वो टाइगर को मार देते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। इसके बाद उनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। तो उनका जो फ्लैग होता था, उनका जो राष्ट्रीय झंडा होता था, उस पे भी उनका फिगर बना रहता था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय द लीजेंड। नॉर्मली जो किंग, जो राजा होते हैं, उनकी जो छवि होती है अक्सर वो लीजेंड द्वारा सराउंड रहती है। देयर पावर ग्लोरीफाइड थ्रू फोल्कलोर, यानी कि जो उनका पावर होता है फोल्कलोर के थ्रू जो है ग्लोरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो बाकी ये टीपू सुल्तान के रूप में है, जो टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के क्या बनते हैं, रूलर बनते हैं। एक बार वे क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं कि शिकार के लिए या बोल दो खेलने के लिए जाते हैं जंगल में अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ। ठीक है, तब उनपे एक टाइगर उनके सामने आ जाता था, जिससे उनकी जो गन थी वो काम नहीं करती और उनका डैगर भी गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद उनकी युद्ध होती है, वो फाइनली उसको मार देते हैं। ठीक है, तो इतने ज्यादा ताकतवर थे टीपू सुल्तान, और 4 युद्ध लड़ा जाता है। चारों युद्ध में जो चुट्टे अंग्रेज लोग थे हार जाते हैं, तीनों युद्ध में जो मेजर मेजर थे, बट चौथे में जब कंबाइंड फोर्सेस अटैक करती हैं, तो सॉरी, जो कंबाइंड फोर्सेस तो 1902 में अटैक करते हैं, मतलब तीसरे युद्ध के टाइम। तो बट चौथे में क्या होता है, फिर भी जो है कि युद्ध होता है, उसमें इनकी हार हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये था टीपू सुल्तान के बारे में।